गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी जल्दी से बताएं कल क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुंच चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमें खिलजी डायनेस्टी शुरू करना है। हम कल फिनिश कर चुके थे, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, और दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेके 1526 तक का ही जो पीरियड है उसको हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के रूप में। स्लेव डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी होती है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। 1290 से लेके 1320 ईस्वी। और ध्यान रखेंगे खिलजी डायनेस्टी हैड द शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल, अगर आपसे पूछे कि किस वंश का रहा, किस डायनेस्टी का रहा, तो ध्यान रखेंगे दैट वाज खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का ही जो रूलिंग पीरियड रहा, जो शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत में, वो सबसे कम रहा, केवल 30 साल तक खिलजियों ने दिल्ली में शासन किया। खिलजी क्रांति के ही बाद मलिक फिरोज दिल्ली का अगला सुल्तान बना, उसी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे ये सुल्तान बना बाय द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका रूलिंग पीरियड है 1290 से लेके 1296 तक। और ध्यान रखेंगे द एक्चुअल नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। हिज एक्चुअल नेम वाज मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, इन 1293 he attacked on देवगिरी on the ruler रामचंद्र देव। 1293 ईस्वी में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। अभी तक कोई भी मुस्लिम शासक, अभी तक कोई भी मुस्लिम रूलर साउथ इंडिया पर अटैक करने के लिए नहीं गया था, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज फर्स्ट सुल्तान। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसके शासनकाल में दक्षिण में एक आक्रमण हुआ। और ध्यान रखेंगे दिस अटैक इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। या ये दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। ये दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण था। पहली बार दक्षिण में अटैक हुआ था मुस्लिम्स का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वेयर इज देवगिरी, देवगिरी वाज इन महाराष्ट्र के ही देवगिरी पर आक्रमण किया। और वो आक्रमण हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। और ध्यान रखेंगे इस अटैक के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र देव के बीच में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, और उसी संधि के तहत दोनों आपस में मित्र बन गए, आपस में दोस्त बन गए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था, एक नेफ्यू हुआ करता था, जो उसका दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपॉइंटेड हिम एज द इक्तिदार ऑफ कारा या कड़ा। दिल्ली सल्तनत का ही एक प्रोविंस, एक एकता हुआ करता था, कारा या कड़ा नामक स्थान। और ध्यान रखेंगे जो वर्तमान में क्या है, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नामक स्थान ही दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत हुआ करता था, एक एकता हुआ करता था, जिसे कारा या कड़ा कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे उसी कड़ा या कारा नामक स्थान का इक्तिदार इसने अपने ही भतीजे या दामाद को बनाया था, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। इन 1296 में थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली वाज हैपेंड। 1296 में मंगोलों का दिल्ली पर तृतीय आक्रमण हुआ। हमने पढ़ा था कि विजयनगर नहीं हुआ। अरे मेरे भाई अजय, सुबह सुबह अफीम खा के आया क्या? तुझे ये भी पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और क्या हम अभी 1336 ईस्वी तक पहुंच गए हैं? अभी हम 1296 पर हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य नहीं हुआ। अरे बेवकूफ आदमी, अभी विजयनगर साम्राज्य का टाइम तक तो हम पहुंचे नहीं है। सुबह सुबह अफीम खा के आ जाते हो और यहाँ पे कमेंट करने लगते हो, है ना? जो चीज यहाँ पर पढ़ाई जा रही है पहले वहां पर तो ध्यान लगा ले। जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, आलतू फालतू की बातें कर रहा है। ये बेहुदा कमेंट्स करने बंद कर दे, नहीं तो वहीं पे आके दीवार में चिनवा दूंगा मैं तेरे को। हाँ जी, मंगोलों का ये भारत में चौथा आक्रमण था। कहने का मतलब मंगोलों की सेना भारत में चौथी बार आई थी। लेकिन ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत पर ये मंगोलों का तीसरा आक्रमण कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मंगोलों में सबसे पहले चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, लेकिन क्या उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सिंध से ही जलालुद्दीन मंगबंडी की हत्या करके वापस मंगोलिया लौट गया था। कहने का मतलब आप उसे दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण कंसीडर नहीं करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने बहराम शाह के समय में सबसे पहला अटैक किया, गयासुद्दीन बलबन के समय में दूसरा अटैक किया, और उसके बाद तीसरी बार वो किसके शासनकाल में आए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे टू डिफेंड दैट अटैक, और उसी आक्रमण को डिफेंड करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भेजा ही किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोलॉइड्स इन दैट
अटैक और उस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया और मंगोलों को पराजित करके वो वापस कारा या पाकिस्तान पर आ गया। लेकिन इस बार एक नया काम क्या हुआ, सारी की सारी मंगोलों की सेना वापस मंगोलिया वापस नहीं लौटी, बल्कि मंगोलों की सेना के ही 2000 सैनिक दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से दिल्ली में ही रहने के लिए शरण मांगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शर्त रखी कि अगर आप सारे के सारे लोग एक साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं, आप दिल्ली में रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 2000 के 2000 सैनिकों ने एक साथ इस्लाम धर्म कबूल किया और यही 2000 सैनिक कहलाए न्यू मुस्लिम्स या नवीन मुसलमान। और इन्हीं नवीन मुसलमानों के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडेड अ सिटी इन दिल्ली। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हीं के लिए एक शहर बसाया जिसका नाम रखा गया मुगलपुर। आपसे सवाल पूछेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी मुगलपुर, मुगलपुर का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, मुगलपुर का संबंध मुगलों से नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से आपको 3 ऑप्शंस में मुगल बादशाह के ही नाम मिलेंगे और आप कंफ्यूज होंगे कि अगर ये मुगलपुर है तो आंसर भी कोई ना कोई मुगल बादशाह होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये नाम है मुगलपुर, लेकिन मुगलों से संबंध इसका नहीं है। मुगल जो शब्द है ये मंगोल से बना है, क्योंकि ये मंगोलों के लिए शहर था, इसलिए इसको मुगलपुर कहा गया और इसको बसाया ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने था। आज यही मुगलपुर दिल्ली में क्या कहलाता है? मंगोलपुरी। यही मुगलपुर वर्तमान में दिल्ली का मंगोलपुरी कहलाता है। इसके बाद इसी साल 1296 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए एक बार फिर अटैक किया। किस पर? देवगिरी पर। और देवगिरी पर अटैक करके वहां से भारी लूटपाट की और रामचंद्र देव की ही राजकुमारी को अगवा करके अपने साथ कारा या कड़ा ले आया अलाउद्दीन खिलजी। जब इस बात का पता जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को चला तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली से इसी कारा नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए पहुंचा। और दोस्तों वहीं पर क्या हुआ, ये सब आप पद्मावत मूवी में देख चुके हैं कि वहीं पर कारा नामक स्थान या कड़ा नामक स्थान पर ही धोखे से अपने ही चाचा, अपने ही ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की अलाउद्दीन खिलजी ने। और हम सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली का अगला सुल्तान बना एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वाज किल्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी हु हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट रूलर और द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये आए कहां से थे बेटे? मैंने आपको मोहम्मद गौरी पढ़ाते हुए बताया था कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों ही क्या थे? टर्किश थे, तुर्क थे। और मोहम्मद गौरी का ही उत्तराधिकारी हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कहने का मतलब है हम दिल्ली सल्तनत में हिंदुस्तान में क्या पढ़ रहे हैं? टर्किश रूल। ये है तुर्क शासन। हम जितने भी मुस्लिम रूलर्स के बारे में बात कर रहे हैं ये सारे के सारे तुर्क हैं, ये सारे के सारे टर्किश हैं। भारत का सबसे पहला अफगानी वंश आएगा दिल्ली सल्तनत में, लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। वो लोग अफगानी होंगे, वो लोग अफगानिस्तान के होंगे, लेकिन गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, हम जितने भी डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे इन चारों डायनेस्टीज के जो रूलर हैं वो क्या माने जाते हैं? तुर्क माने जाते हैं, टर्किश माने जाते हैं। तो हम तुर्कों का शासन पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो फाइनली 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की गई और दिल्ली का अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। अगर हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी। जी आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इल्तुतमिश किस वंश से था? लगता है आज आप पहली बार क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं, तो आपने पहले की क्लास अटेंड नहीं करी है। इल्तुतमिश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि वो 2000 सैनिक जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था, जो मुसलमान बने थे वो पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो पहले बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट हुआ करते थे और बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। चलिए अगला सुल्तान लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का अगला सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत धोखे से हुई, इसकी डेवलपमेंट, इसका विकास परोपकारिता से या काइंडनेस से हुआ और इसका अंत हुआ आतंक से। ऐसा इसलिए इतिहासकारों ने कहा क्योंकि हम सब जानते हैं शुरुआत में इसने धोखे से ही अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इसलिए शुरुआत हुई धोखे से और जैसे ही दिल्ली के तख्त पर बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इनिशियली इसने अपनी जनता के फेवर में और जनता के ही भलाई और रिफॉर्म्स के लिए काम किए और पॉलिसी चलाई। यही कारण है अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख लिखा हुआ मिला है जो कहलाता है जोधपुर इंस्क्रिप्शन या जोधपुर अभिलेख। और ध्यान रखेंगे ये जो जोधपुर अभिलेख था ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है, ये संस्कृत में लिखा हुआ मिला है। और ध्यान रखेंगे जोधपुर अभिलेख में ही अलाउद्दीन खिलजी हैज बीन कंपेयर्ड टू गॉड। अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवता से की गई है, क्योंकि जोधपुर अभिलेख में लिखा हुआ मिला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवतुल्य काम किया या देवताओं से तुलना करने वाला काम किया और इसके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ऐसा कहना है जोधपुर अभिलेख का जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। इसी से हमें पता चलता है कि इनिशियली ये जनता के फेवर में काम करता था, धीरे धीरे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी सल्तनत को, अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाया। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान, ही वाज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु स्टार्टेड पेइंग सैलरीज टू हिज आर्मी।
सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत करने वाला ही सबसे पहला सुल्तान कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था हु हैड स्टैंडिंग आर्मी, जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला भी सुल्तान माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। साम्राज्य का विस्तार करेगा अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से इसने दक्षिण भारत तक फैलाया, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को लेकर गया। और ध्यान रखेंगे उसी के बाद इसने सिकंदर द्वितीय या सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि धारण की। और उसके बाद ऐसे ऐसे नियम बनाए, ऐसी ऐसी पॉलिसी चलाई कि लोग इससे डरने लगे, लोग इससे घबराने लगे। इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि इसकी शुरुआत धोखे से हुई, इसकी डेवलपमेंट काइंडनेस या परोपकारिता से हुई, लेकिन अंत हुआ आतंक से। स्थायी सेना का मतलब क्या है? स्थायी सेना का मतलब है कि सेना में जो सैनिक होगा उसका काम केवल और केवल क्या होगा? एक सैनिक होना और युद्ध में जाकर लड़ाई करना। पहले क्योंकि मैंने आपको बताया था सैनिकों को नकद वेतन या सैलरीज नहीं दी जाती थी, इसलिए जब युद्ध हुआ करते थे तो लोग सेना के रूप में लड़ने के लिए जाया करते थे। सेना में जितनी भी संपत्ति लूटी जाती थी वो सैनिकों में बांट दी जाती थी। और जब युद्ध नहीं होते थे, जब शांति काल होता था, तो उस समय लोग अलग अलग व्यवसाय किया करते थे। कोई बड़ाई हुआ करता था, कोई लोहार हुआ करता था, कोई कुम्हार हुआ करता था, बाकी सब अलग अलग कामों में लगे होते थे। लेकिन स्थायी सेना का मतलब है कि अब वो केवल और केवल एक सैनिक होगा और सैनिक के अलावा और वो कोई व्यवसाय नहीं करेगा। और दिल्ली सल्तनत की तरफ से, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उसे क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, उसे नकद वेतन दिया जाएगा सैनिक होने का। वही क्या कहलाती है? स्थायी सेना कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1298 1298 में फोर्थ अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स वाज हैपेंड ऑन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ। इन विच अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोलॉइड्स, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मंगोलों की सेना को कितनी बार पराजित किया था? तो ध्यान रखेंगे ही डिफीटेड देम 3 टाइम्स। इसलिए सवाल बनता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण या सबसे ज्यादा बार मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए? तो ध्यान रखेंगे ही वाज अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए और मंगोलों को 3 बार पराजित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद इन 1298 अलाउद्दीन खिलजी वेंट टू हिज गुजरात मिशन। अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात अभियान पर गया। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जिस समय वो गुजरात पर अटैक करने के लिए गया था, दैट टाइम द रूलर ऑफ गुजरात वाज कर्णदेव। उस समय गुजरात का शासक कर्णदेव हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे गुजरात अभियान पर ही इसने कर्णदेव को पराजित किया था। और ध्यान रखेंगे गुजरात से ही अलाउद्दीन खिलजी अपने लिए एक स्लेव या अपने लिए एक गुलाम खरीद कर लेकर आया था, जो एक किन्नर, जो एक हिजड़ा हुआ करता था। और हम सब जानते हैं इसका नाम था मलिक काफूर। गुजरात मिशन से ही अलाउद्दीन खिलजी अपने लिए एक गुलाम, एक स्लेव खरीद कर लेकर आया जिसका नाम मलिक काफूर था, जो एक किन्नर, जो एक हिजड़ा हुआ करता था, लेकिन बेहद वफादार, बेहद साहसी और बेहद स्मार्ट, होशियार हुआ करता था। बस इसी विशेषता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे खरीदा। लेकिन कितने में खरीदा? 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए ध्यान रखेंगे मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर ही कहलाता है 1000 दिनारी, इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मार्केट कंट्रोल किसने स्टार्ट किया? मार्केट कंट्रोल स्टार्ट करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था। अभी हम आगे चलकर बात करेंगे इसकी मार्केट स्ट्रेटजीज के बारे में। मार्केट कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सब करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। गुजरात मिशन से ही अपने लिए गुलाम खरीद कर लेकर आया जिसका नाम मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और इसी से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलिक काफूर को अपना आर्मी चीफ या अपना सेनापति नियुक्त किया। इसी के अगले साल इन 1299 अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंबोर। 1299 ईस्वी में खिलजियों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। एंड दैट टाइम द रूलर ऑफ रणथंबोर वाज हमीर देव। जिस समय वहां का शासक हमीर देव था, रणथंबोर में खिलजियों की सेना ने हमीर देव को पराजित किया था। कुतुब मीनार का आखिरी पत्थर क्या अलाउद्दीन ने किया? पता नहीं क्या लिख रहा है, क्वेश्चन तो ढंग से लिख के भेज यार। कुतुब मीनार से अलाउद्दीन खिलजी का कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। मैंने आपको बताया था कुतुब मीनार से संबंधित केवल 4 रूलर्स हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार की सबसे पहली मंजिल बनवाने वाला ही कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन 1229 में पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। 1369 में 1369 में बिजली गिर जाने के कारण कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, तीसरा आदमी। और सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ये 4 रूलर्स हैं जो संबंधित है कुतुब मीनार से। अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार से कोई संबंध नहीं। अगर आपको किसी ने बता दिया कि कुतुब मीनार का आखिरी पत्थर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया तो आपको किसी ने गुमराह कर दिया, पागल बना दिया आपका किसी ने। गलत। रणथंबोर कहाँ है? साक्षी, रणथंबोर इज इन राजस्थान में है रणथंबोर। अगर आपको इंपॉर्टेंट जगह भी नहीं पता होंगी तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया, अगर आपसे एसएससी या किसी भी एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पर है, तो फिर तो आप ये कॉमन सा क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। रणथंबोर नेशनल पार्क भी है जो बहुत फेमस नेशनल पार्क है, एंड दैट इज फेमस फॉर टाइगर्स, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये लीजिए एक और काफी रहा है बैच में, ये पूछ रहा है कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। जब आपने जीएस का बैच खरीदा होगा, ठीक है ना, तो वहां पर साफ साफ पोस्टर पर ही इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी बाय अभिषेक सर, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी बाय विवेक सर, इकोनॉमिक्स बाय राशिद सर, ठीक है, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस बैच में ये सारे के सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर स्पेशल का जो बैच आता है वहां पर जाइए, वहां पर आपको कंप्यूटर की कहानी मिल सकती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1299 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया जिस समय वहां का शासक था हमीर देव। इसके बाद अगली चीज ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे जिन्हें हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। बायो और केमिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है मेरे भाई, होगा। केमिस्ट्री का सिलेबस कम है ना, केमिस्ट्री का सिलेबस कम है भाई। एक धावक को 5 किलोमीटर दौड़ना है और दूसरे धावक को 1 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली पहले उस धावक को दौड़ाएंगे जिसे 5 किलोमीटर दौड़ना है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये लंबे लंबे सिलेबस हैं, इसमें सिलेबस और कंटेंट ज्यादा है, इसलिए ये वाले सब्जेक्ट चल रहे हैं। जैसे ही हमारे सब्जेक्ट आधे आधे ढीले हो जाएंगे बस उसके बाद साइंस भी पढ़ने लग जाना है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जी, अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि या कोर्ट पोएट हुए अमीर खुसरो, और हम सब जानते हैं अमीर खुसरो ही क्या कहलाते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा या कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अगर कोई भी यूपी से संबंधित एग्जाम देगा, अमीर खुसरो से क्वेश्चन आना लगभग तय है, लगभग कंफर्म है। ध्यान रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एचएसएससी के एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है जीएस का बैच। जितना आपको यहाँ करवाते हैं ना हम लोग 999 रुपए में, अगर आप इतना भी याद कर लें, अगर आप इतना भी तैयार कर लें, तो समझ जाइएगा कि आपको 4 धाम पर जाने की जरूरत नहीं है, आप गंगा नहा चुके हैं, है ना। लेकिन बस आप लोगों का क्या सीन होता है, और कराओ और कराओ और कराओ, अरे और करवाते और तो करा देंगे, लेकिन आप है ना इंपॉर्टेंट चीज से दूर चले जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा, जो अब क्या बन गया है, एटा से ही अलग होकर कासगंज बन गया है, पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। और ध्यान रखेंगे इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। अमीर खुसरो को ही पैरट ऑफ इंडिया या तोता हिंद कहा जाता है। इन्होंने कवि के रूप में अपना करियर गयासुद्दीन बलबन के ही शासनकाल से शुरू कर दिया था। कहने का मतलब बलबन के भी समकालीन थे कौन, अमीर खुसरो। इसके अलावा ध्यान रखेंगे पॉलिटी कब स्टार्ट करोगे, वाह हिमांशी आप सुबह सुबह, मुझे लगा कि अभी आप नींद से नहीं जागे हो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। 11 बजे से पॉलिटी की क्लास चल रही है। अगर आप दूसरी दुनिया से आए हैं तो एक बारी पिछली क्लासेस पर नजर मार लीजिएगा। जी, अमीर खुसरो ने कवि के रूप में अपना करियर बलबन के ही शासनकाल से शुरू किया था। आपसे पूछेंगे कि बताइए कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो वॉज कंटेम्प्रेरी, और ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू मैक्सिमम नंबर ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अमीर खुसरो ही दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। इसके अलावा अमीर खुसरो ने ही 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ सितार एंड तबला। सितार और तबला वाद्य यंत्र भी किसने बनाए, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का विकास किया। खड़ी बोली बनाने का भी श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो ने ही बनाई कव्वाली फॉर्म ऑफ वोकल म्यूजिक या कव्वाली गायकी। अमीर खुसरो ने ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था खमसाए खुसरो। और ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को कहा पैराडाइज ऑफ अर्थ या धरती का स्वर्ग, क्योंकि अमीर खुसरो जब कश्मीर गए तो कश्मीर की खूबसूरती देखकर ही अमीर खुसरो ने कहा अगर फिरदौस वरुए जमीन अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। यही कहा था किसने, अमीर खुसरो ने कश्मीर के बारे में, इसलिए हम कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो के गुरु दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो रिलेटेड है किससे, अमीर खुसरो से, क्योंकि अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन के डाई हार्ट फॉलोअर हुआ करते थे या बहुत ही प्रिय शिष्य हुआ करते थे। इसलिए ध्यान रखेंगे अमीर खुसरो की अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे गुरु हजरत निजामुद्दीन की कब्र के ही बिल्कुल बराबर में दफना दिया जाए। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे दिल्ली में जहां है दरगाह हजरत निजामुद्दीन, बिल्कुल हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के ही बिल्कुल बराबर में क्या बना है, अमीर खुसरो का मकबरा या टॉम्ब ऑफ अमीर खुसरो। एक मिनट होल्ड करेंगे, मैं अभी लौटता हूं। मैं जी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इन 1303 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी वेंट टू हिज चित्तौड़ मिशन। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर गया। और दोस्तों हम सब जानते हैं चित्तौड़ अभियान के बारे में जो जानकारी है, हम सब जानते हैं उस समय चित्तौड़ का राजा हुआ करता था महारावल रतन सिंह। और इसके चित्तौड़ अभियान के बारे में जानकारी हमें एक नोवेल से मिलती है, एक उपन्यास से मिलती है, जिस नोवेल का नाम है पद्मावत। और ध्यान रखेंगे पद्मावत उपन्यास को लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने ही 1540 में पद्मावत उपन्यास की रचना की थी। और हम सब जानते हैं किसके शासनकाल में की थी, 1540 में
रूल किया करता था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी का ही समकालीन हुआ करता था मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत नामक उपन्यास की रचना की थी, जो हमें जानकारी देता है चित्तौड़ अभियान के बारे में। पद्मावत उपन्यास से ही हमें जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का महाराज हुआ करता था महारावल रतन सिंह, जिसकी पत्नी महारानी पद्मावती हुआ करती थी। और हम सब जानते हैं महारानी पद्मावती सिंघल की राजकुमारी थी, जो आज वर्तमान में श्रीलंका है वही सिंघल कहलाता था, और सिंघल से ही उसे ब्याह कर लेकर आया था रावल रतन सिंह। लेकिन चित्तौड़गढ़ में ही एक राजपुरोहित हुआ करता था जिसका नाम था राघव चेतन। एक बार भरे दरबार से अपमानित करके बेइज्जत करके रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाल दिया और चित्तौड़गढ़ से बाहर निकाल दिया। वही राघव चेतन दिल्ली गया और दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी से उसने महारानी पद्मावती की खूबसूरती और उसके सौंदर्य का बखान किया। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी केवल महारानी पद्मावती को ही देखने के लिए अपनी पूरी सेना उठाकर कहां चला गया, चित्तौड़ अभियान पर। और ध्यान रखेंगे 6 महीने तक उसने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर कर रखा था। 6 महीने तक यह अभियान चला था, लेकिन हम सब जानते हैं वो महारानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि महारानी पद्मावती ने सारी की सारी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। और हम सब जानते हैं सारी की सारी महिलाएं जब सामूहिक रूप से एक साथ आग में कूदकर जान दे दिया करती थी, आत्मदाह कर लिया करती थी, वही क्या कहलाया करता था, जौहर कहलाया करता था। तो महारानी पद्मावती ने सभी स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर किया था। इसके बाद इन 1306 अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। क्यों शुरू किया? दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए। किधर? दक्षिण भारत की तरफ। आपसे पूछेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारत अभियान पर किसे भेजा था? ऑब्वियसली कौन जाएगा? मलिक काफूर, क्योंकि इसका सेनापति ही कौन था? मलिक काफूर, और सारे के सारे अभियान वही किया करता था। इसने दक्षिण भारत अभियान में मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर अपनी सेना लेकर बढ़ा दिल्ली से दक्षिण भारत की तरफ। और ध्यान रखेंगे दिल्ली से अपनी सेना लेकर साम्राज्य का विस्तार करते करते वो पहुंच गया कहां तक? तेलंगाना तक। उस समय तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे वारंगल में ही एक डायनेस्टी चला करती थी जो कहलाती थी काकतीय डायनेस्टी या काकतीय वंश। और इसी काकतीय वंश में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। तेरह सौ 8 ईस्वी में मलिक काफूर अटैक्ड ऑन वारंगल। 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया, जिस समय वहां पर रूल कर रहा था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी अधीनता स्वीकार की। और ध्यान रखेंगे अपनी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे वीडियो में जकड़कर मलिक काफूर के पास भेजा और दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी प्रताप रुद्रदेव से दोस्तों ध्यान रखेंगे मलिक काफूर गॉट कोहिनूर डायमंड। इसी प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर ने संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया, विच इज नोन एज कोहिनूर डायमंड, जिसे हम कोहिनूर हीरे के नाम से जानते हैं। यहां से 2 सवाल बनेंगे। आपसे पूछेंगे बताइए कोहिनूर हीरे को सबसे पहले दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर कौन आया था? ही वाज मलिक काफूर। और या फिर आपसे पूछेंगे बताइए विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस सुल्तान को प्राप्त हुआ था? ही वाज अलाउद्दीन खिलजी। ये वही कोहिनूर हीरा है जो गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था, जो गोलकुंडा माइन से निकला था। और हम सब जानते हैं हैदराबाद का ही पुराना नाम क्या होता है? गोलकुंडा होता है। हैदराबाद का ही पुराना नाम था गोलकुंडा। इसके बाद अपनी सेना लेकर मलिक काफूर और आगे बढ़ा और बिल्कुल दक्षिण भारत के आखिरी छोर तक पहुंच गया। और जब उसे सामने समुद्र नजर आया तो उसे लगा बस दुनिया यहीं तक है और दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी की पूरी दुनिया को जीत लिया है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया। और ध्यान रखेंगे आफ्टर एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर टू साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर ईसानी। अलाउद्दीन खिलजी टुक द टाइटल ऑफ सिकंदर ईसानी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की, या अलेक्जेंडर सेकंड या सिकंदर द्वितीय। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब इसने सिकंदर ईसानी खुद को दूसरा सिकंदर कहा तो हम सब जानते हैं अमीर खुसरो ने भी अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी और कहा सुल्तान जहां, सुल्तान जहां या सुल्तान ऑफ वर्ल्ड या विश्व का सुल्तान। तो ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहां की उपाधि देने वाले थे अमीर खुसरो, लेकिन उसने खुद उपाधि धारण की थी सिकंदर ईसानी या अलेक्जेंडर सेकंड या सिकंदर द्वितीय की। इसके बाद ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी अप्लाइड जजिया एंड जकात ऑन सिटीजंस। इसके बाद इसने जनता पर जजिया और जकात कर लगाए। हम सब जानते हैं टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स वाज नोन एज जजिया, और मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर ही क्या कहलाता था? जकात कहलाता था। इसने और भी कई सारे टैक्सेस अप्लाई किए, जिनमें 2 महत्वपूर्ण कर इसके द्वारा लगाए गए, जिन्हें कहा जाता था घरई और चरई। एसएससी सीजीएल का सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में घरई और चरई कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? घरई वाज बेसिकली अ हाउस टैक्स, ये था आवास कर, और चरई हुआ करता था एनिमल्स फीडिंग टैक्स, या जिसे आप कह सकते हैं मवेशी कर। घरई और चरई नामक कर दिल्ली सल्तनत में लगाने वाला सुल्तान भी कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसके अलावा इसने दिल्ली में कई स्मारक, कई मॉन्यूमेंट्स के निर्माण करवाए, जैसे इसी ने बनवाई दिल्ली में अलाई मीनार। कुतुब मीनार परिसर में कुतुब मीनार के ही बराबर में एक और मीनार है जो कहलाती है अलाई मीनार। इसी ने निर्माण करवाया कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा का। इसी ने दिल्ली में एक किला बनवाया मंगोलों से सुरक्षित रहने के लिए, जो सिरी फोर्ट या सिरी का किला कहलाता है। और ध्यान रखेंगे मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी भी दिल्ली के सिरी नामक स्थान को बनाया था। दिल्ली में ही एक जगह है सिरी, वहीं पर इसने सिरी फोर्ट या सिरी का किला बनवाया था। और ध्यान रखेंगे चोर मीनार,
इसी ने बनवाई चोर मीनार इन हौज खास। दिल्ली के हौज खास में चोर मीनार का निर्माण कराने वाला भी हुआ अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो स्टार्टेड हुलिया दाग सिस्टम इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने ही हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की। सारे के सारे सैनिकों के स्केच या हुलिया बनवाना और अलग अलग प्रांतों के घोड़ों पर अलग अलग दाग लगाना या उन्हें दागना ही हुलिया दाग प्रथा कहलाता था, जिसे दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, लेकिन मुगल काल में इसे अपने शासनकाल में शेर शाह सूरी ने भी अपनाया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अपने बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। ही वाज फर्स्ट सुल्तान हु फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन हिज मार्केट्स। एमआरपी सिस्टम, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। इसने अपने बाजारों में प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य था, जो प्रत्येक वस्तु की कीमत थी, उसको फिक्स किया, उसको निर्धारित किया और दुकानदारों को ये निर्देश दिए कि कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य में उस वस्तु को नहीं बेचेगा। अगर उसे कम में बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं मार्केट कंट्रोल और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाला भी अपने शासनकाल में कौन माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी माना जाता है। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो रिलेटेड है अलाउद्दीन खिलजी से। और ध्यान रखेंगे, इन 1316 अलाउद्दीन खिलजी डाइड। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई और इसका मकबरा दिल्ली के ही कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ही दफनाया गया है किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान इसी का एक अयोग्य पुत्र, अयोग्य बेटा बना, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना मुबारक शाह खिलजी। जी हाँ बिल्कुल, इसने सारे के सारे करों को वसूल करने के लिए और ध्यान रखेंगे अपने साम्राज्य में भ्रष्टाचार या करप्शन को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग, एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, जिसे दीवाने मुस्त खराज कहा जाता था। यह विभाग, डिपार्टमेंट कहलाता था दीवाने मुस्त खराज। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बलबन की थी अलाउद्दीन खिलजी की। ओके सर, प्लीज क्लियर माय डाउट। अच्छा, अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी होती तो ये डाउट पैदा ही नहीं होता। इसीलिए पहले कल की क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आज की क्लास अटेंड कीजिए, तब डाउट क्लियर हो जाएगा कि आयरन और ब्लड पॉलिसी किसकी थी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में इसे कोड हुआ था और ये कोड से इतना ज्यादा तड़पने लगा था कि इसने खुद मलिक काफूर को आदेश दिया था अपनी हत्या करने का। तो मलिक काफूर के द्वारा मारा गया था ये आदमी। मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। और ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में खुद को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान ही कौन हुआ? मुबारक शाह खिलजी। इसने खुद को खलीफा घोषित किया। वैसे हम सब जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को ही खलीफा कहा जाता था, जो हम सब जानते हैं इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु, धर्म प्रचारक माने जाते थे। और ये जो खलीफा हुआ करते थे, ये जो पद हुआ करता था, ये बगदाद में हुआ करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी ने खुद को ही खलीफा घोषित किया था। और दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था या निर्वस्त्र आ जाया करता था? वो भी कौन हुआ? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद इसको सिंहासन से हटाकर खुसरो शाह या खुसरो शाह दिल्ली का अगला सुल्तान बना। कुछ समय के लिए 1320 ईस्वी में खुसरो शाह या खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बना, जो कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम था। इसीलिए खुसरो शाह को ही सिंहासन से हटाया दिल्ली सल्तनत के ही एक वजीर ने, जिसका नाम था गाजी मलिक। और ध्यान रखेंगे, इसी गाजी मलिक ने खुसरो शाह को सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। और ध्यान रखेंगे, यही गाजी मलिक दिल्ली का अगला सुल्तान बना बाय द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। लैंड को मेजर करने के लिए भी स्केल बनाया था। जी हाँ, जो लैंड मेजर करने का स्केल हुआ था तो होता था ना, उसे मसाहत, वो जो मसाहत उसको कहा जाता था। जी, तो यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी समाप्त होती है। कल जब हमारी मुलाकात होगी, अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी, तो हम खलीफा मतलब क्या होता है पहली क्लास अटेंड कीजिए, पता चल जाएगा। क्लासेस पिछली अटेंड नहीं करी है, यहाँ पर आकर सवाल कर दिए। जी चलिए, अगली क्लास में मुलाकात होगी। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।